किसी भी देश के लिए उनका भूगोल यानी जियोग्राफी उस देश के लिए और वहां रहने वाले लोगों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसी भी देश के भूगोल में उस देश की जलवायु, वहां की नदियां, भूमि और आसपास के देशों से उनके संबंध कैसे है वो सब आता है। यानी किसी भी देश का भूगोल ये तय करता है कि वो देश अपने भविष्य में कितनी तरक्की करेगा और वहां के लोग कितने विकसित और आराम से रह पाएंगे। ऐसे में अगर भूगोल की बात की जाए तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहां का भूगोल सबसे खराब है, और वहीं हमारे भारत का भूगोल दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ऊपर से हाल ही में पाकिस्तान में अब तक की सबसे भीषण बाढ़ आई है। इस बाढ़ ने पाकिस्तान को 50 साल पीछे कर दिया है, क्योंकि इस बाढ़ के कारण पाकिस्तान में 2.2 लाख करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हो गई है। और बाढ़ और भूकंप जैसी समस्या उस देश की भौगोलिक कमियों के कारण आती है। ऐसी भौगोलिक कमियों से पाकिस्तान आज भी जूझ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति उनके लिए एक श्राप बन चुकी है। लेकिन कैसे? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि पाकिस्तान की जियोग्राफी इतनी खराब क्यों है, पाकिस्तान की भौगोलिक समस्याएं क्या क्या है, भारत और पाकिस्तान में भौगोलिक रूप से बेहतरीन कौन है, आजादी के बाद भारत या पाकिस्तान में से भौगोलिक रूप से किस देश को ज्यादा फायदा हुआ है, और क्यों पाकिस्तान का भूगोल वहां के लोगों को आतंकवादी बनने पर मजबूर करता है। वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान आजादी से पहले एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा विभाजित करने के बाद ये दोनों ही देश अलग अलग हो गए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान में से किस देश की जियोग्राफी बेहतर है और पाकिस्तान को किन भौगोलिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वैसे तो उस देश का भूगोल बेहतर माना जाता है जिसकी सीमाएं अपने पड़ोसी देशों से सुरक्षित और पड़ोसी देशों से कोई सीमा विवाद ना हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान अपनी सीमाओं को अफगानिस्तान, भारत, चीन और ईरान के साथ साझा करता है, और इनमें से चीन को छोड़कर बाकी इन तीनों देशों के साथ पाकिस्तान का सीमा विवाद चल रहा है। भारत और पाकिस्तान का ब्रिटिश सरकार ने 1946 में मात्र धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया था। अधिक मुस्लिम आबादी वाले हिस्सों को पाकिस्तान बना दिया गया, जबकि बाकी बचे हिंदू बाहुल्य वाले इलाके को भारत के नाम कर दिया। इस कारण से आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद चल रहा है, और भारत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीमा विवाद कश्मीर का है। इस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, और इसी कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बार युद्ध भी हो चुका है, और इन तीनों ही युद्धों में पाकिस्तान की हार हुई है और उसे भारी हानि उठानी पड़ी है। इन युद्धों में पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ था। फिर उस तरफ पाकिस्तान का अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के साथ भी सीमा विवाद है। ब्रिटिश सरकार ने साल 1893 में जब पाकिस्तान नहीं बना था और एकमात्र भारत ही था, तब ब्रिटिश सरकार ने भारत और अफगानिस्तान को अलग करने के लिए डोरेंट लाइन खींच दी थी, जो उस समय के भारत और अफगानिस्तान की सीमाओं को अलग करती थी। लेकिन इस डोरेंट लाइन के जरिए ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान के पश्तून आबादी वाले 40,000 स्क्वायर मील वाले क्षेत्र को उस समय के भारत में मिला दिया, जिस पश्तून आबादी को अफगानिस्तान अपने ही लोग मानता था। तो वर्तमान समय में जब भारत और पाकिस्तान अलग हो चुके हैं, तब पाकिस्तान आज भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा खींची गई डोरेंट लाइन को ही मानता है, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान से पश्तून आबादी वाले शहरों को वापस लेने की मांग करता है। इस वजह से दोनों देशों में कई बार झड़पें भी होती है। फिर इस तरफ पाकिस्तान और ईरान 909 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर भी ईरान और पाकिस्तान का जमीनी विवाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को लेकर है। असल में पाकिस्तान और ईरान में बलोच नामक एक जातीय कबीला है, जो बलोच लोग पाकिस्तान और ईरान में रहते हैं। जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान नामक प्रांत है, यहाँ पर ज्यादातर बलोच लोग ही रहते हैं। वहीं बलूचिस्तान जिस ईरान के साथ सीमा साझा करता है, तो यहाँ ईरान में भी बलोच लोग ही रहते हैं। पर यहाँ पर दिक्कत यह है कि ये बलोच लोग ना तो ईरान को और ना ही पाकिस्तान को अपना देश मानते हैं, बल्कि ये बलोच लोग अपने एक अलग देश के लिए पिछले 60 सालों से विद्रोह करते आए हैं। इस कारण तो पाकिस्तान और ईरान दोनों अपने बलोच आबादी वाले क्षेत्रों को लेकर सख्त है। दोनों ही देश बलोच आबादी वाले क्षेत्रों पर मिलकर अपना शासन करते हैं। लेकिन इन दोनों देशों में इस्लाम के 2 मजहब की सरकारें हैं।
ईरान को शिया सरकार चलाती है तो पाकिस्तान को सुन्नी सरकार चलाती है, जिसके चलते दोनों ही देशों में कई बार सीमाओं पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के चक्कर में तनाव भी हो जाता है। तो पाकिस्तान का अपने पड़ोसी देशों के साथ चल रहा सीमा विवाद पाकिस्तान की जियोग्राफिक स्थिति को खराब करने की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। लेकिन पाकिस्तान की तुलना में भारत की स्थिति सीमा विवाद के मामले में काफी ठीक है। भारत अपनी सीमाओं को 6 देशों के साथ साझा करता है, जिसमें चीन और पाकिस्तान के अलावा बाकी 4 देशों के साथ भारत का कोई भी जमीनी विवाद नहीं है। इस कारण सीमा विवाद के मामले में भारत की स्थिति को पाकिस्तान से बेहतर माना जाता है। इसके अलावा किसी भी देश में नदियों का होना अति आवश्यक है, ताकि वो सरकारें अपने देश के लोगों तक आसानी से पानी पहुंचा सके और वहां की जनता खेती करके अनाज उगा सके। लेकिन पाकिस्तान नदियों के मामले में भारत पर ही निर्भर है, क्योंकि पाकिस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नदी सिंधु भारत से होकर बहती है। वहीं सिंधु के अलावा रावी, सतलुज, ब्यास और झेलम नदियां पाकिस्तान की प्रमुख नदियां मानी जाती है और इन्हीं नदियों के पानी से ही पाकिस्तान के अधिकतर लोगों को पीने के लिए और खेती के लिए पानी मिलता है। वहीं इन्हीं नदियों पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान के अधिकतर उद्योगों और शहरों को बिजली मिलती है। यानी अगर भारत की नदियों पर बांध बनाकर पानी रोक लेने से पाकिस्तान पानी की कमी से जूझने लगेगा, क्योंकि खेती को पानी न मिलने से पाकिस्तान की पूरी खेती नष्ट हो जाएगी और पाकिस्तान की 90% खेती मात्र भारत से आने वाली नदियों पर ही निर्भर है। लेकिन 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच किए गए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत पाकिस्तान जाने वाली सिंधु, झेलम, चीनाब नदियों के अधिक पानी को रोक नहीं सकता। यानी पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र के पास खुद की एक बड़ी नदी ना होना पाकिस्तान की सबसे बड़ी भौगोलिक कमियों में से एक है। इस कारण दुनिया के ज्यादातर देश पाकिस्तान के भूगोल को सबसे खराब भूगोल वाला देश मानते हैं। दूसरी ओर नदियों के मामले में भी हमारा भारत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में से एक है। भारत को अपने भूगोल के लिए दुनिया में धन का कटोरा कहा जाता है। भारत में नदियों के कारण भारत में 80% से अधिक भूमि उपजाऊ है, जिस पर खेती की जा सकती है और इतनी बड़ी खेती योग्य भूमि पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। भारत की नदियां और भारत के पास इतनी उपजाऊ भूमि होना भारत के लिए एक भौगोलिक वरदान है, जो भूगोल के मामले में भारत की स्थिति को पाकिस्तान से कई गुना बेहतर बताती है। फिर पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति इतनी बदतर है कि उसके पास मात्र 1140 किलोमीटर कोस्टल लाइन यानी तटीय सीमा है, जहां से पाकिस्तान का पूरा 60% व्यापार किया जाता है। लेकिन इस तटीय रेखा पर मात्र कराची और चीन के द्वारा विकसित किया गया ग्वादर बंदरगाह ही है। पर वर्तमान में ग्वादर बंदरगाह से पाकिस्तान के कुल व्यापार का मात्र 1% से भी कम पाकिस्तान का व्यापार होता है। यानी अगर युद्ध के समय कोई भी देश पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को तबाह कर दे तो पूरा पाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री बन जाएगा, जिससे पाकिस्तान की स्थिति काफी खराब हो सकती है। सामने भारत के पास भौगोलिक रूप से पाकिस्तान से अधिक तटीय रेखा है। भारत की कुल तटीय सीमा लगभग 7516 किलोमीटर की है और इतनी लंबी तटीय रेखा किसी भी हिंद महासागर के देश के पास नहीं है। यानी हमारा भारत पाकिस्तान से भौगोलिक रूप से समुद्री क्षेत्रों में भी ज्यादा बेहतर है। भारत के पास सबसे लंबी तटीय रेखा होने के साथ ही पूरा हिंद महासागर में सबसे ताकतवर नौसेना भी है। इसी कारण से तो भारत को हिंद महासागर का सबसे अधिक ताकतवर देश माना जाता है और दुनिया का 80% व्यापार भी मात्र हिंद महासागर से ही होता है। फिर पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पास मात्र 26% उपजाऊ भूमि है, जिस पर वो गेहूं और कपास की खेती करता है और ये खेती वाली भूमि पाकिस्तान के पंजाब राज्य में ही है। वहीं खेती के पानी के लिए पाकिस्तान मात्र भारत से आने वाली नदियों पर ही निर्भर है। इसके अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलोचिस्तान है, जो पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 40% है। लेकिन इस राज्य में ज्यादातर पहाड़ और उबड़ खाबड़ जमीन है, तो बलोचिस्तान पठारी और पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ फसल बिल्कुल नहीं उगती है और बलोचिस्तान का ज्यादातर हिस्सा बंजर है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के ज्यादातर जेम्स और मेटल्स भी निकलते हैं। इसके अलावा बलोचिस्तान की स्थिति कर्क रेखा पर होने के कारण यहाँ पर गर्मी भी सबसे ज्यादा पड़ती है। इसके अलावा पाकिस्तान के क्षेत्रफल का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान भी है, जिसमें पाकिस्तान के सिंध प्रांत का मरुस्थलीय क्षेत्र प्रमुख है।
फिर पाकिस्तान का ज्यादातर क्षेत्र जिसमें बलोचिस्तान और भारत से कब्जा या आज़ाद कश्मीर का हिस्सा आता है, वह क्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक भूकंप वाले क्षेत्र माने जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों को अर्थक्वेक जोन भी कहा जाता है। पाकिस्तान के इन क्षेत्रों में सबसे अधिक तीव्रता यानी डेसिबल वाला भूकंप आते हैं। वहीं आज़ाद कश्मीर हिस्से में 2005 में आया भूकंप ने 85,000 लोगों की जान ले ली थी। फिर पाकिस्तान में कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र ना होने के कारण पाकिस्तान में बेरोजगारी भी थोड़ी बहुत रहती है, क्योंकि अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ पर ज्यादातर भूमि बंजर है, जिसके चलते पाकिस्तान में ज्यादातर अनाज बाहरी देशों से आयात करना पड़ता है। लेकिन अनाज बाहर से आयात करने से पाकिस्तान में अनाज की कीमतें बढ़ जाती है और पाकिस्तान के लोग इतने अमीर नहीं है कि वह महंगी कीमतों पर अनाज खरीद सके। इस कारण से पाकिस्तान के 5 पड़ोस का आतंकवादी संगठन पाकिस्तानी लोगों को बहला फुसलाकर अपने संगठनों में शामिल कर लेता है और उन्हें अच्छे खासे पैसे दे देते हैं। इस वजह से पाकिस्तान में कई लोग आतंकवादी बन जाते हैं ताकि उन्हें रोजी रोटी लायक पैसा मिल सके। और पाकिस्तान में इसी कारण से तो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां नहीं आती है। दूसरी ओर पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में खेती योग्य भूमि पर आतंकवादी संगठनों के द्वारा अफीम की खेती करवाई जाती है, जैसा अफगानिस्तान में होता है वैसा ही, जिससे ना तो सरकार को इससे फायदा पहुंचता है और ना ही लोगों को, बल्कि आतंकवादी संगठन ही अफीम बेचकर पैसा कमाते हैं। इसी कारण तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री और भूगोल वक्ता पाकिस्तान के भूगोल को एक श्राप मानते हैं। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।